नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट नंबर 7। इसमें हमें पढ़ना है कि महिलाओं के लिए रोजगार के रुझान, जो महिलाएं हैं उनके रोजगार के कौन कौन से रुझान होते हैं। जैसे प्राचीन काल से ही महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य की मान्यता नहीं दी गई। शुरू से ही महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं समझी गई है तथा महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं की गई है। तो भारत एक बहुआयामी समाज है जहां पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक समूहों पर कोई सामान्यीकरण लागू नहीं हो सकता है। फिर भी कुछ व्यापक परिस्थितियां जिसमें भारतीय महिलाएं रहती हैं, अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी के तरीकों को प्रभावित करती हैं। भारतीय समाज अत्यंत पदानुक्रमित है, जिसमें वस्तुतः सभी को उनकी जाति या जाति जैसे समूह, वर्ग, धन और शक्ति के अनुसार दूसरों के सापेक्ष स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे सभ्य समाज की बात की जाए तो महिलाओं की अगर वैल्यू की बात की जाए तो एकदम जीरो है। तो महिलाओं के लिए कुछ रोजगार के अवसर भी प्रदान करने चाहिए, ताकि अगर महिलाएं जो है वो रोजगार करेंगी तो उनका अपने लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परिवार में भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा और समाज में भी महिलाओं के लिए सम्मान बढ़ेगा। भारत में जीवन का एक अन्य संबंधित पहलू यह है कि महिलाएं आमतौर पर घर तक ही सीमित रहती हैं। लोगों की मानसिकता होती है कि महिलाएं हैं तो घर पे ही रहें, जिससे उनकी गतिशीलता सीमित हो जाती है। अब घर के जो सदस्य हैं वो बाहर निकलने ही नहीं देंगे तो गतिशीलता वैसे भी सीमित हो जाएगी और उन्हें एकांतता का सामना करना पड़ता है। तो हमारा जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि महिलाओं का विकास ना हो पाए। हमारे जो भारत देश के लोगों की मानसिकता होती है कि अगर महिला है तो घर पे रहें, घर का काम करें और घर में ही रहें। तो इस तरीके से महिलाओं को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और वो घर तक ही सीमित रह जाती हैं। कई कामकाजी महिलाएं जो अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं, आवश्यकता पड़ने पर परिवार की आर्थिक ज़रूरतों के लिए भी योगदान देती हैं। वे अक्सर अपने कार्यस्थल पर चर्चाओं में भाग लेते हैं और किसी भी अंतिम निर्णय से पहले उनके विचारों को उचित महत्व दिया जाता है। कामकाजी महिलाएं अपनी आय का उपयोग और खर्च अपनी मर्जी से करती हैं, तो लेकिन कभी कभी इस उद्देश्य के लिए पति की अनुमति आवश्यक हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने आय पर उनको नियंत्रण रखना पड़ता है। वो अगर किसी के ऊपर डिपेंड होती हैं तब, अगर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं तो वो अपना खर्चा अपने हिसाब से चलाती हैं। उसके बाद वैश्वीकरण ने वास्तव में काम करने के अवसरों में वृद्धि के कारण महिलाओं की बेहतर और उच्च स्थिति की उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन साथ ही इसने उन्हें अत्यधिक विरोधाभासी स्थिति में भी डाल दिया है, जहां उनके पास आर्थिक रूप से स्वतंत्र वेतनभोगी श्रमिकों का लेबल है तो लेकिन वे सक्षम नहीं हैं। तो कहीं किस तरीके से, कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान, कहीं उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो कहीं बुरा हो सकता है। भारत महिलाओं को समान मताधिकार देने वाला पहला देश है और महिलाओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए कानून बनाने के संबंध में इसका रिकॉर्ड बेहद विश्वसनीय रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ही एक ऐसा पहला देश बना जो महिलाओं को भी मताधिकार, अपना मत देने के अधिकार प्राप्त कराया है और उनके हितों की रक्षा के लिए बढ़ावा और कानून बनाने के संबंध में इसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही विश्वास योग्य है। लेकिन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में या अन्य देशों में भी महिलाओं की क्या स्थिति रही है। हालांकि भारत में अधिकांश महिलाएं काम करती हैं और किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, लेकिन उनके अधिकांश काम का आधिकारिक आंकड़ों में दस्तावेजीकरण या हिसाब किताब नहीं किया जाता है। महिलाएं खेतों में काम करते हुए खेतों की जुताई करती हैं और फसल काटती हैं। महिलाएं घरेलू उद्योगों में भी काम करती हुई बुनाई करती हैं। तो इस तरीके से अगर आप महिलाओं के काम को देखें तो महिलाएं जो हैं वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको वो नहीं करती हैं। प्रत्येक कार्य को कर करके
जो पुरुष होते हैं उनकी मदद करती हैं। जैसे यहाँ तक कि खेत में भी जुताई करती हैं, फसल काटती हैं, घरेलू उद्योगों में भी मदद करती हैं, हस्तशिल्प बनाती हैं। महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्रों में भी काम करते हुए भोजन बेचती हैं, लकड़ी इकट्ठा करती हैं। उसके बाद है महिलाएं परंपरागत रूप से दैनिक घरेलू कामों जैसे खाना बनाना, पानी लाना, बच्चों की देखभाल करना, कुल मिला के महिलाओं के जो जिम्मे है वो काम बहुत ज़्यादा होते हैं। वो घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर निकल के भी वो पुरुषों की मदद करती हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति दुकानों, कारखानों और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की नौकरियों तक पहुंच में बाधा डालती हैं, इसीलिए अनौपचारिक क्षेत्र महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। औपचारिक श्रम बल की तुलना में अधिक महिलाएं अनिर्दिष्ट या प्रच्छन्न मजदूरी कार्य में शामिल हो जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि 90% से अधिक कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल और आधिकारिक आंकड़ों में शामिल नहीं होती हैं। महिला श्रमिक पुरुषों की तुलना में कम उम्र की होती हैं। जैसे अगर 2001 जैसे हम जनगणना के हिसाब से अगर काउंट करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार सभी महिला श्रमिकों की औसत आयु 33.6 थी। जितनी भी महिलाएं थी अगर उनकी औसत आयु निकाली जाए तो 33.6 थी, मतलब उनकी उम्र कम थी। जबकि पुरुषों की औसत आयु 36.5 थी। ये आंकड़े स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं, जो काम की तलाश में लोगों की संख्या दर्ज करते हैं। इन आंकड़ों की सटीकता संदिग्ध है, क्योंकि कई बेरोजगार लोग इन कार्यालयों में पंजीकरण नहीं करा सकते हैं यदि पंजीकरण कोई कथित लाभ नहीं है। अगर पंजीकरण होगा तभी हमें पता चलेगा क्योंकि आयु क्या है, अगर पंजीकरण होगा ही नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से अगर दोनों महिला और पुरुष में उम्र की बात की जाए तो जो महिला होती हैं वो पुरुष से कम उम्र की होती हैं तथा वो उनके बराबर साथ देती हैं और बराबर उनके साथ कार्य करती हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो महिलाओं द्वारा पैसा कमाया गया होता है उस पर अधिकार किसका होता है। जैसे भले ही कोई महिला नौकर पेशी हो, लेकिन अपने द्वारा कमाए गए पैसों पर भी उसका नियंत्रण नहीं हो सकता है। हालांकि यह पैसा अक्सर घर के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना सारा समय, ऊर्जा और कमाई अपने परिवार के लिए समर्पित करें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो महिला होती हैं वो कभी अपने लिए खर्चा करके या अपने लिए नहीं जी सकती हैं। उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार देखना है, बच्चों को देखना है, पति को देखना है और समाज को भी देखना है। तो इस तरीके से कई छोटी छोटी बातें होती हैं जो उसके विकास में बाधक बनती हैं। वह खुद का पैसा कमाया हुआ भी अपने लिए पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाती। यहाँ तक कि कई महिलाएं अब भी अपने लिए कुछ खरीदना चाहती हैं तो अपने पतियों की अनुमति लेती हैं। उत्तरी भारत में जहाँ अधिक कड़े सांस्कृतिक प्रतिबंध लागू है, यह संभावना है कि कुछ महिलाएं ही पारिवारिक वित्त को नियंत्रित करती हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति में हाल के वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि वो खुद का पैसा भी कमा रही हैं, तभी अगर उनको कुछ लेना है, कुछ चाहिए होता है तो वो अपने पतियों से पैसा मांगती हैं। तो जो भी वो कमाती भी हैं उनका उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। उसके बाद आगे देखते हैं स्वरोजगार की आवश्यकता। यह जो स्वरोजगार होता है यह क्या होता है? स्वरोजगार महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है और उन्हें राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेने में मदद कर सकता है। यह महिलाओं को उनकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। स्वरोजगार महिलाओं को उन महिलाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके पास एक निश्चित नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं होता है। उन्हें औपचारिक रूप से नियोजित श्रमिकों की तरह एक निश्चित वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलते हैं। स्वरोजगार मतलब होता है कि जो वो खुद का उनका रोजगार होता है। तो यह जो होता है खुद का जो रोजगार होता है वह महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सभी पहलुओं को सुधार कर सकती है, क्योंकि अगर महिला खुद पैसा कमा रही है तो खुद के ऊपर खर्चा कर सकती है। अगर नहीं कमा रही है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और दूसरे से पैसा मांगना पड़ता है। तो इस तरीके से समस्या ये होती है कि हर एक छोटे छोटे सामान के लिए कहाँ तक किसी से पैसा मांगा जाए, कहाँ तक किसी के ऊपर निर्भर रहा जाए। इसीलिए आज का जो सभ्य समाज है इसमें
महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और खुद से ही अपनी सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हैं। तो इसीलिए सरकार के द्वारा भी कई तरीके की मदद करने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, ताकि महिलाएं जो है आगे बढ़ें और किसी के ऊपर बोझ ना बने और जो महिलाओं के ऊपर इतना अपराध, इतना सब कुछ हो रहा है वो भी कम हो जाए। जब महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगी तो उनके अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और जीवन में उनकी खुशहाली होती है और जीवन जीने की इच्छा भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करें। और वीडियो की क्वालिटी अगर साफ ना दिखे तो आप 360 पर बढ़ाकर देख सकती हैं, तो आपको क्लियर दिखेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।